नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स के बारे में। ये टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जहां पर हमने विंड और उससे बनने वाले वायु दाब और पवनों के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड, ये आपका आज न्यू टॉपिक है। इसमें पहला ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं और फिर देखेंगे इसमें किस तरीके का आंसर आ सकता है और क्या इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय पवन ऊपर की ओर गमन करती है। सेकंड ऑप्शन है, समुद्र का पानी सूर्य द्वारा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पवन नीचे की ओर गमन करती है, जिसको घाटी समीर कहा जाता है। ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये आपका घाटी समीर, पर्वत समीर से संबंधित है। यानी कि ये आपकी जो सेकेंडरी विंड्स होती हैं, घाटी समीर, पर्वत समीर या आपका स्थल समीर, है ना। ये जो क्वेश्चन आते हैं स्थल समीर, जल समीर या इसको सागर समीर भी बोल देते हैं, सी ब्रिज। तो ये इन टॉपिकों से लिया गया क्वेश्चन है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हमें समझना है। पहला दिया हुआ है, पहले ऑप्शन को देखते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा। ड्यूरिंग डे टाइम इन माउंटेन्स विंड ब्लो अप स्लोप। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि दिन में हवा पर्वत से नीचे चलती है या ऊपर चलती है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर हम डे की बात करते हैं, अगर हम दिन की बात करेंगे यानी कि सनलाइट की बात होगी यहाँ पर, तो ये आपका कोई माउंटेन एरिया है और ये आपके माउंटेन्स में वैलीज बन जाती हैं। ये आपका वैली सेक्शन हो गया, ये आपका माउंटेन सेक्शन हो गया। ड्यूरिंग डे क्या होगा, जब यहां से इंसुलेशन आएगा, SWR के फॉर्म में इंसुलेशन हमारे अर्थ पर रीच करेगा, तो यहां पर क्या होगा कि जो वैलीज होती हैं, यहां पर याद रखना वैलीज में ऑलवेज क्या होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ आपको मॉइस्चर, ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज आपको मिल जाएंगी, तो कुछ वेजिटेशन भी यहाँ पर ज्यादा होगा। तो इसके कंपेयर में जब ये हीटेड होगा पूरे का पूरा लैंड, तो यहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा। मतलब इसमें आपको थोड़ा कम टेम्परेचर मिलेगा इस बेल्ट में, तो यहां पर आपको मिलेगा लो टेम्परेचर और इन माउंटेन्स पर मिलेगा आपको हाई टेम्परेचर। यहां पर क्या मिलेगा बेटा, आपको हाई टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन कंपेयर करेंगे तो एज अ माउंटेन स्लोप हाई टेम्परेचर, इन वैलीज लो टेम्परेचर। तो वैलीज में क्या मिलेगा आपको, लो टेम्परेचर मिलेगा। और लो टेम्परेचर में ऑलवेज क्या क्रिएट होता है, जहां पर भी लो टेम्परेचर होगा वहां पर बनेगा हाई प्रेशर, और जहां पर हाई टेम्परेचर होगा वहां पर बनेगा लो प्रेशर, यहां पर भी बनेगा लो प्रेशर। और हम ये जानते हैं विंड ऑलवेज ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ऑलवेज ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जिसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो विंड अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर ब्लो करेगी, यानी कि इस वैलीज के हाई प्रेशर से विंड इस साइड ब्लो करेगी, तो ये आपका डे में बनेगा। तो दिन के समय क्या हो रहा है, जो विंड है वो वैली से माउंटेन्स की यानी कि अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको वैली ब्रिज बोला जाएगा। तो इसका मतलब दिन के समय जो चलेगा वो वैली ब्रिज चलेगा। और यही कंडीशन को, अगर सेम कंडीशन को अगर आप नाइट में लेकर जाते हो, अगर इसी कंडीशन को नाइट में समझोगे, ड्यूरिंग नाइट फेस में जाएंगे, तो नाइट फेस में अगर हम यहां पर देखेंगे तो नाइट फेस में यहां पर क्या होगा, क्लियर, एक मिनट। तो नाइट फेस में यहां पर क्या होगा कि नाइट में यहां पर क्या होगा कि ये जो वैलीज वाला सेक्शन है, ये जो वैली वाला सेक्शन है, ये दिन में क्या था, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में था। तो नाइट का यहां पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर रहेगा, और वैलीज में जो जल्दी गर्म होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। तो नाइट में इनके टेम्परेचर बिल्कुल अपोजिट इनवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर में बनेगा हाई प्रेशर, और यहाँ पर भी लो टेम्परेचर में बनेगा हाई प्रेशर, और हाई टेम्परेचर में बनेगा लो प्रेशर। विंड ऑलवेज ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड का डायरेक्शन क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि नाइट में जो सेक्शन चल रहा है वो आपका कहां पर चल रहा है, तो ये माउंटेन से विंड वैलीज की साइड में हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको माउंटेन ब्रिज कहेंगे।
इसको क्या बोलेंगे, माउंटेन ब्रिज कहा जाएगा। इसी को एनाबेटिक कहा जाता है, इसी को एनाबेटिक के नाम से जाना जाता है। सॉरी, इसको कैटाबेटिक बोलते हैं, एनाबेटिक नहीं, इसको बोलते हैं कैटाबेटिक। इसको कैटाबेटिक के नाम से जाना जाता है और इसको एनाबेटिक के नाम से जाना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सी ब्रिज और माउंटेन ब्रिज का, सॉरी माउंटेन और वैली ब्रिज का। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग डे टाइम द माउंटेन्स विंड ब्लो अपवर्ड, कि दिन के समय हवाएं, पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय पवन ऊपर की ओर गमन करती हैं। तो पवन कहाँ चल रही है, ऊपर की ओर। दिन के समय हवाएं कहाँ चलती हैं, ऊपर की ओर चलती है। तो दिन के समय हवाएं ऊपर की ओर जाती है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है, आपका सही साबित होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसको समझते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, समुद्र का पानी सूर्य द्वारा अपने निकटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से गर्म होता है। तो यहां पर याद रखना, जब भी हम किसी लैंड एरियाज और किसी सी एरियाज की बात करते हैं, तो अगर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि दिन के समय यहां पर हाई टेम्परेचर, यहां पर आपको ऑलवेज लो टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि लैंड पार्ट जल्दी गर्म होता है, सी पार्ट देर से गर्म होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। यहां पर अपेक्षाकृत तेजी से नहीं बल्कि देरी से गर्म होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पवन नीचे की ओर गमन को, नीचे की ओर जब गमन करती है उसको घाटी समीर कहते हैं, ऐसा नहीं था। तो जहां से, एक मिनट, क्या है ऑप्शन, पर्वतीय क्षेत्रों में पवन नीचे की ओर गमन करती है जिसको घाटी समीर कहा जाता है। डाउनवर्ड विंड माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली ब्रिज। तो वैली ब्रिज से आप देखेंगे तो जब ऊपर से नीचे, जब नीचे से ऊपर जो विंड जहां से जाएगी, अगर विंड से जा रही है, वैली से जा रही है, तो उसको वैली ब्रिज बोलेंगे, और माउंटेन से आ रही तो उसको माउंटेन ब्रिज बोलेंगे। तो ये आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने वाली विंड को क्या बोला जाता है, घाटी समीर यानी कि एनाबैटिक, और ऊपर से नीचे वाले को पर्वत समीर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तो ओनली ए स्टेटमेंट आपका सही होगा, तो सी आंसर आ जाएगा। तो ए स्टेटमेंट क्या यहाँ पर आपका सही है, बाकी के स्टेटमेंट सारे क्या है आपके गलत है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अगला दिया है, कौन सी दाब पेटियां गतिक एवं तापीय कारणों से बनती है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आपका वायु दाब की पेटियों पर। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। वायु दाब की टोटल 7 पेटियां मिलती हैं, जिनमें से 3 जो पेटियां हैं, 3 पेटियां आपकी कहलाती हैं, यहां पहले लिख लेते हैं। तो 4 पेटियों को हम यहां पर रखते हैं। तो 3 जो पेटियां यहां पर आपको मिलेंगी, तो इन 3 पेटियों को कहते हैं हम ताप जनित पेटियां। तो ये थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट होते हैं। और जो यहां पर 4 पेटियां बनेंगी, इनको डायनेमिक गतिक पेटियां कहा जाता है। तो ये गतिक यानी कि डायनेमिक बेल्ट कहलाते हैं, और ये आपके थर्मल बेल्ट कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पहले तो आपको क्या होना चाहिए, 7 पेटियों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आप इन 7 पेटियों के बारे में नहीं जानते तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये 7 पेटियां एक बार ओवरऑल छोटे से कॉन्सेप्ट में बता दूं। तो बहुत डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसमें जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ अगर आप जाएंगे तो लगभग 5-10 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री तक ले सकते हैं दक्षिण में। तो ये पूरे का पूरा एक प्रेशर बेल्ट बनता है। तो इस प्रेशर बेल्ट को कहा जाता है इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवतीय निम्न वायु दाब की पेटी। इससे ऊपर अगर हम जाते हैं, तो इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर कर्क रेखा के पास में एक पूरे का पूरा प्रेशर बेल्ट बनता है यहाँ पर। तो ये 30 डिग्री के आस में आपको पूरे का पूरा एक प्रेशर बेल्ट बनेगा। इसको कहा जाता है उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सेम इसके ऊपर जाएंगे तो आपको 66.5 डिग्री यानी कि आर्कटिक वृत्त के पास में एक बेल्ट मिल जाता है, मोटा मोटा 60 डिग्री याद रखेंगे। यहां पर जो मिलता है इसको कहते हैं उपध्रुवीय। क्या बोला जाता है, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही एक लास्ट बेल्ट जो आपको बेटा मिलेगा, वो आपका बिल्कुल यहां पर मिलेगा ऊपर वाले सेक्शन में 90 डिग्री के पास में। इसको कहा जाता है पोलर
हाई प्रेशर बेल्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 2 3 बेल्ट यहाँ पर है और सेम 3 बेल्ट आपको नीचे मिलते हैं। इनको नहीं पढ़ना होता है। तो जो उपोषण यहाँ मिला तो वो यहाँ मिलेगा, जो ध्रुवी यहाँ पर है वो यहाँ मिलेगा, जो पोलर है वहां वो यहाँ मिलेगा। तो टोटल 7 वायुदाब की पेटियां होती हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो ये पोलर हो जाएगा, ये आपका उपध्रुवीय वाला बेल्ट हो जाएगा, ये उपोषण वाला बेल्ट हो जाएगा। तो इसमें से याद रखेंगे कि जो इक्वाटोरियल पेटी होती है ये आपकी ताप जनित पेटी होती है, यानी कि ये तापमान को फॉलो करके बनती है, क्योंकि ये बेल्ट हाई टेम्परेचर में लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। पोलर बेल्ट भी जो होता है ये आपका ताप बेल्ट होता है, यानी कि ये लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है। और ये भी सेम होगा, तो ये भी लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा। तो ये आपकी ताप जनित पेटियां। तो एक पेटी ये हो गई, एक पेटी ये हो गई, एक पेटी ये हो गई। तो थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट कितने हो गए? 2। एक आपका इक्वाटोरियल बेल्ट और एक आपका पोलर बेल्ट। पोलर बेल्ट आपको नॉर्थ में भी मिलेगा, पोलर बेल्ट आपको साउथ में भी मिलेगा। तो ये 3 आपके बेल्ट यहां पर आपको याद रखने हैं। बाकी के ये जो बेल्ट मिलेंगे, ये बेल्ट आपका हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर का बेल्ट मिलता है, क्योंकि कर्क रेखा पर ऑलवेज यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। तो हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर का बेल्ट बन रहा है और ये आपका लो टेम्परेचर में लो टेम्परेचर का बेल्ट बनता है। क्लियर? तो ये दोनों बेल्ट कैसे हो गए? तो ये टेम्परेचर को फॉलो ही नहीं कर रहे, इसलिए इनको डायनेमिक बेल्ट कहा जाता है। ये आपके क्या कहलाते हैं? एक गतिक बेल्ट कहलाते हैं, डायनेमिक बेल्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर का अनुसरण ही नहीं करते। लो टेम्परेचर में लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर। सेम आपके 2 बेल्ट यहां पर बनेंगे। तो 2 बेल्ट आपके ये हो गए, 2 बेल्ट ये हो गए, यानी कि उपोष्ण कटिबंधी उत्तर में, उपोष्ण कटिबंधी दक्षिण में, उपध्रुवी उत्तर में और उपध्रुवी दक्षिण में। तो 4 बेल्ट आपके क्या होते हैं? डायनेमिक बेल्ट में आते हैं। अब ये कैसे बनते हैं उसके लिए आगे क्वेश्चन आएंगे तो वहां चर्चा करेंगे। तो पहला दिया हुआ है उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब। निम्नलिखित में से कौन सी द्वाब पेटी गतिक एवं तापीय कारकों से बनी है? यानी कि इसमें आपको डायनेमिक भी बताना है और थर्मल भी बताना है। जैसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की बात करेंगे तो सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर ये आपका कैसा है? एक डायनेमिक बेल्ट है। और पोलर जो है आपका ये थर्मल बेल्ट है। मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही हो रहा है। दूसरा दिया सब पोलर लो, तो सब पोलर लो है ये आपका डायनेमिक है और सब ट्रॉपिकल ये भी आपका डायनेमिक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पोलर हाई, तो पोलर हाई की बात करेंगे तो ये आपका थर्मल है और सब ट्रॉपिकल हाई जो है, पोलर हाई आपका थर्मल है और सब ट्रॉपिकल हाई आपका, सब ट्रॉपिकल, एक मिनट, पोलर हाई और सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये तो वैसे भी गलत है। सब ट्रॉपिकल आपका कैसा होता है? सॉरी, हाई प्रेशर में ही रहेगा ये आपका डायनेमिक होगा। और उसके अलावा भूमध्य रेखीय निम्न और ध्रुवीय उच्च, तो भूमध्य रेखी भी आपका थर्मल है और ध्रुवीय भी आपका क्या है? थर्मल है। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या निकल कर आना चाहिए? तो इसमें 2 ऑप्शन ठीक ठाक से लग रहे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब की पेटी। एक बार देख लेते हैं इसको। तो हमने जो उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब बनाया है ये आपका डायनेमिक है और उसके बाद ध्रुवी जो है ये आपका थर्मल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही होगा। ठीक है, ये तो गलत है, ये वाले तो बैच कर ही नहीं रहे, ये वाला थोड़ी, ये वाला नहीं कर रहा, ये कंफ्यूजन कर रहा अभी। ध्रुवी उच्च वायु दाब और उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब। तो ध्रुवीय उच्च वायु दाब तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब बेल्ट, ये भी ऑप्शन में गड़बड़ है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब तथा उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब, तो एक थर्मल बेल्ट एक डायनेमिक बेल्ट है। तो क्वेश्चन अच्छा इस तरीके से हो सकता है कि उसने पहले आपको क्रम पूछा हो, पहला डायनेमिक कौन सा, दूसरा थर्मल कौन सा, ये इस तरीके से आ रहा है। तो पहले आपको डायनेमिक देखना है, उसके बाद आपको थर्मल देखना है। तो ये हालांकि ऑप्शन ये भी सही था, तो लेकिन ये वाला ज्यादा बेस्ट है, तो अपन कौन सा आंसर लगा देंगे? ए आंसर ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले डायनेमिक देखना था फिर थर्मल देखना है, तो उस सीक्वेंस में जाएंगे तो ए ऑप्शन हमारा ज्यादा सही होगा। अगला दिया चिनुक हवाओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो चिनुक की हम बात करेंगे तो ये एक लोकल विंड है। क्या है? एक लोकल विंड है। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया है। पहला तो ये लोकल विंड एक गर्म हवा है, ये स्टेटमेंट सही है। तो लोकल विंड क्या है? एक गर्म हवा है। यह पश्चिम से पूर्व में बहती, ये भी सही है। ब्लो नॉर्थ अमेरिका में। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे
तो इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर आपको यहाँ पर एक माउंटेन रेंज मिल जाती है जिसको कहते हैं रॉकी माउंटेन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रॉकी माउंटेन मिल जाएगा। रॉकी माउंटेन्स के इस साइड ही आपके ग्रेट प्लेन्स हैं जिसमें आपको प्रेरीज के मैदान वगैरह मिल जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर आपका रॉकी माउंटेन मिलेगा और यहाँ पर आपके पूरे के पूरे ग्रासलैंड मिल जाते हैं इधर साइड में, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरीज के नाम से जानते हैं। और ये आपका ग्रेट प्लेन्स का पार्ट है और ये रॉकी माउंटेन है। तो रॉकी माउंटेन में इस साइड ओशियन से एक विंड चलती है जिसको चिनुक के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस साइड से एक विंड आती है चिनुक के नाम से। और जब ये रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पर, रॉकी माउंटेन के ईस्टर्न स्लोप पर फ्लो करती है। अब ये क्या है, ये वार्म विंड है। तो वार्म विंड है और ये पूरे का पूरा क्या होता है, प्रेरीज के वाले बेल्ट में पूरे का पूरा स्नोफॉल हो जाता है। तो आइस या स्नोफॉल से ये पूरा रीजन कवर हो जाता है। और जो वार्म विंड ये आती है तो ये इसको क्या करती है, इसको टेम्परेचर इंक्रीज करके इसको मेल्ट कर देती है। ये पूरा स्नो क्या होता है, यहाँ पर मेल्ट हो जाता है, इसलिए इसको स्नो ईटर कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नो ईटर कहा जाता है, हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्नो को पूरे का पूरा खा जाता है, मेल्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये आपके नॉर्थ अमेरिका में चलती, ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। और दूसरा, ये पश्चिम से पूरब बह रही, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, यह वर्षा लाने वाली हवा है। तो ये ड्राई विंड है, ठीक है ना, और रॉकी माउंटेन के पश्चिम में जा रही है, तो इससे वर्षा के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं। तो ये आपका स्नो ईटर के लिए फेमस है। तो सी आंसर आपका होगा। समुद्र तल पर मानक जो वायु दाब है वो कितना होता है। तो समुद्र तल पर मानक वायु दाब की बात करेंगे तो 10-13.25 मिली बार यहाँ पर आपको मिलता है। ये फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना होता है। इसके बाद यह चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, उपध्रुवी क्षेत्र उच्च वायु दाब का। ये फिर से कहीं ना कहीं पोलर से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, प्रेशर बेल्ट से। तो उपध्रुवी आपको जो मिलता है, यहाँ पर जो मिलता है वो आपको पोलर मिलता है, ये पोलर सेक्शन हो गया। इसके नीचे जो प्रेशर बेल्ट मिलेगा ये आपको सब पोलर मिलेगा, यानी कि उपध्रुवी वाला क्षेत्र मिलेगा। ये आपका लो प्रेशर का बेल्ट होता है, पोलर आपका हाई प्रेशर का बेल्ट होता है। तो पहला दिया उपध्रुवी उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, तो ये लो प्रेशर का बेल्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर दिया 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ तक ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रबल होती हैं। इसके अभी कुछ कहेंगे नहीं, अगला स्टेटमेंट देखेंगे पहले। उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र आसपास के व्यापारिक पवन निर्मित मरुस्थलों से बनता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी के अंडाकार पथ के कारण होता है। तो ये पोलर है, तो ये आपका यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर सही कथन को आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें सही कथन क्या होगा। तो पहला तो आपका गलत हो ही रहा है। यहां पर ये वाले देखेंगे तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र पृथ्वी के अंडाकार के कारण नहीं होता है। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब बनने का कारण यहाँ पर निम्न दाब होता है। तो निम्न ताप होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब दिया है उष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र आसपास के व्यापारिक पवन द्वारा मरुस्थलों से बनता है। तो ये इससे नहीं बनता, ये एक डायनामिक प्रोसेस आएगी, आगे जाकर पढ़ेंगे, उससे नहीं बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल आपका जो सही स्टेटमेंट मिल रहा है वो ये है। तो 10 डिग्री नॉर्थ तक ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं क्या होती हैं, काफी ज्यादा स्ट्रांगली मूवमेंट करती हैं, वो आपकी ईस्टर्लीज विंड वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। अगला है, इनमें से कौन सी स्थानीय ठंडी हवा नहीं है। तो कौन सी ठंडी हवा नहीं है, जैसे 22 की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपकी ठंडी हवा है। बुरान भी आपको ठंडी मिल जाएगी, पुर्गा भी आपको ठंडी मिल जाएगी। ये आपको रशिया वगैरह के आसपास वाला बेल्ट है, वहां पर मिल जाएगी। 22 आपको जो है ये फ्रांस के आसपास शायद मिल जाएगी। और जोंडा जो है ये आपको अर्जेंटीना में मिलेगी। तो जोंडा आपको अर्जेंटीना में मिलेगी और ये एक की वार्म विंड है। तो ये जोंडा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो बुरान, काला बुरान, पुर्गा ये सब आपको मिलेंगी। तो 22 एक शुष्क हवाएं जो स्विट्जरलैंड में, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, तो 22 आपकी स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। बाकी बुरान रूस में मिल जाएगी, पुर्गा भी आपको साइबेरिया में, जोंडा अर्जेंटीना में। ऊपर की तीनों जो हवाएं हैं ये ठंडी हवाएं हैं और ये आपकी क्या एक गर्म हवा की कैटेगरी में आती है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर जो कथन दिए हुए हैं दो हैं। पहला कोटेशन है, उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड आइसलैंड के पास कम तापमान के बावजूद
निम्न दाब बनता है, यानी कि लो टेम्परेचर में लो प्रेशर बन रहा है। तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये आप देखोगे, अगर मैं यहीं पर छोटा सा मैप आपको बना के दिखाऊं, तो नॉर्थ अमेरिका के नीचे जाओगे, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाओगे, तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका के बगल में ही यहाँ पर एक आइलैंड है जिसको कहा जाता है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बगल में यहाँ पर आइसलैंड। तो ये दो आइलैंड आपको मिलते हैं, इसको कहा जाता है ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर आइलैंड मिलेगा आपको ग्रीनलैंड, और यहाँ पर मिलेगा आइसलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड आपका नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर का पार्ट है। यहाँ पर डेनमार्क स्टेट आपको मिलती है। तो आइसलैंड आपका यूरोप का पार्ट है, ठीक है, और ग्रीनलैंड जो है ये नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन ग्रीनलैंड पर जो राइट है वो आपका डेनमार्क का है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र आप देखोगे, यहां से एक वृत्त आपको निकलेगा, एक लाइन निकल कर जाती है इसी ग्रीनलैंड के पास से, जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक जो वृत्त है वो आपको इसी बेल्ट में मिलता है। तो यहीं पर क्या मिलता है आपको? आर्कटिक वृत्त मिलता है, यानी कि 66.5 डिग्री का लैटिट्यूड मिलेगा। और जब हम वायु दाब की पेटियों का अध्ययन करते हैं, तो वायु दाब की पेटियों में 0 डिग्री के ऊपर, फिर एक कर्क रेखा और एक 66.5 डिग्री के पास में, तो यहाँ पर 60 डिग्री या 66.5 डिग्री के पास में एक प्रेशर बेल्ट बनता है। यहाँ पर एक पोलर बनेगा। इस प्रेशर बेल्ट को कहा जाता है उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट। तो उपध्रुवी लो प्रेशर बेल्ट जो बनता है, यहाँ पर टेम्परेचर भी लो होता है। तो लो टेम्परेचर में मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। तो अभी मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था। तो इस डायग्राम में देखेंगे तो मैंने कहा था कि ये लो टेम्परेचर में लो प्रेशर बन रहा है। तो लो टेम्परेचर में क्या क्रिएट हो रहा है? लो प्रेशर। तो इसका मतलब ये एक डायनेमिक प्रोसेस से बन रहा है, तो थर्मल इंड्यूस्ड नहीं है ये। तो यहां पर क्या होगा कि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है। तो ये इस वाले बेल्ट की, तो यहां पर आपको मैपिंग आना बहुत जरूरी होती है। ऐसे सेक्शन में आपकी मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह निम्न दाब तापजन्य कारणों से होता है। तो ये जो निम्न दाब बन रहा है यहाँ पर, यानी कि उपध्रुवी जो पेटी है ये आपकी यांत्रिक पेटी है या गतिक पेटी है। तो ये गतिक पेटी के अंतर्गत आती है, यानी कि ये तापीय पेटी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो रहा है, लेकिन सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या है आपका? गलत साबित हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत होगा। तो तीसरा आंसर हम लगाएंगे, एक कथन सही है लेकिन आर गलत है। सोचा कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको वर्ल्ड की मैपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगला है कैटाबैटिक क्या है? तो अभी मैं आपको बता चुका था एनाबैटिक और कैटाबैटिक। ये दो तरीके की पवनें होती हैं, एक को बोलते हैं एनाबैटिक और एक को बोलते हैं कैटाबैटिक। तो डे के समय मैंने आपको बताया था, ड्यूरिंग डे जो हवाएं हैं वो वैलीज से कहाँ चलती है? माउंटेन्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और ऊपर आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये इस लो प्रेशर की ओर विंड चलती, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये आपका जो विंड कहलाता है, इसको वैली ब्रीज बोलते हैं। ये आपका वैली ब्रीज है, और इसी वैली ब्रीज को कहा जाता है एनाबैटिक। तो इसी को क्या बोला जाता है? एनाबैटिक विंड बोला जाता है। और रात्रि के समय क्या होगा? रात के समय, अब दूसरे फेज में समझ नाइट में, तो नाइट के समय क्या होगा कि जो वैलीज है, यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर था, यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और वैलीज में जो लो प्रेशर ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब विंड इस हाई प्रेशर से किधर चलेगी बेटा? लो प्रेशर की ओर। तो ऐसे चलने लगेगी विंड। तो ये आपकी कहाँ चली? माउंटेन से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन ब्रिज कहा जाता है। तो माउंटेन ब्रिज को क्या कहा जाता है? कैटाबैटिक कहा जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? कैटाबैटिक कहलाएगा। क्लियर? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कैटाबैटिक क्या है। तो कैटाबैटिक क्या है? तो कैटाबैटिक यानी कि डाउनवर्ड स्लोप है। तो ये क्या होता है? एक डाउनवर्ड स्लोप होता है। अपवर्ड स्लोप को एनाबैटिक बोलते हैं और डाउनवर्ड स्लोप को कैटाबैटिक के नाम से जाना जाता है। तो आपका कैटाबैटिक सही आंसर हो जाएगा। अगला लिखा है रोजबी वेव्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। रोजबी तरंगों का संबंध किससे है? तो रोशबी जो तरंग है वो आपकी संबंधित होती हैं जेट स्ट्रीम से। तो रोशबी तरंगों का संबंध किससे है?
जेट स्ट्रीम से होता है। ये जेट स्ट्रीम का जो ओरिजिन है ये अपर एयर सर्कुलेशन है, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर ये आपको मिलेंगी, और क्षोभ मंडल में 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर। डायरेक्शन ऑलवेज वेस्ट टू ईस्ट होता है। वर्ल्ड वार 1945 में इनको डिस्कवर किया गया था, और ये एक मियांडर फॉर्म में चलती है। दो प्रकार की होती है, एक पोलर जेट स्ट्रीम और एक होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, किस पवन पेटी को हेडली सेल के द्वारा के नाम से जाना जाता है? तो 6 टोटल आपके सेल होते हैं, 7 वायुदाब की पेटियां होती हैं। जैसे यहां पर अगर हम इन पूरे सेल और पेटियों को समझना चाहें तो मैं एक सिंपल डायग्राम में आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर आप 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका साउथ पोल हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं 30 डिग्री रखूंगा, यहाँ पर मैं 60 डिग्री रखूंगा, यहाँ पर मैं 90 डिग्री रखूंगा, ये आपका नॉर्थ पोल की साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है हाई टेम्परेचर, यहाँ पर भी होता है हाई टेम्परेचर, यहाँ पर लो टेम्परेचर, यहाँ पर होता है लो टेम्परेचर। तो ये आपका हाई टेम्परेचर कर्क रेखा वाला मकर रेखा वाला बेल्ट, ये लो टेम्परेचर, और यहाँ पर होता है हाई टेम्परेचर। तो कुछ बेल्ट जो टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, यानी कि टेम्परेचर और जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो वो अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करती तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट बोलते हैं, तापी पेटियां बोली जाती है। जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती वो आपकी क्या कहलाती हैं? वो आपकी यांत्रिक या गतिक पेटियां या डायनेमिक बेल्ट के नाम से जानी जाती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर से हवा क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर उठेगी। तो हाई टेम्परेचर में हवा जब ऊपर की ओर उठेगी, तो यहां से जैसे ही हवा ऊपर की ओर उठेगी यहां से, तो ये पूरे का पूरा पैकेट जब ऊपर जाएगा तो नीचे क्या होगा? वायु दाब कम हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर में क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है, तो इसका मतलब ये तापीय पेटी निकलेगी। ये कौन सी पेटी बनेगी? तापीय। उसी प्रकार से अगर आप भूमध्य ध्रुवों पर जाएंगे तो ध्रुव पर हवा ऊपर से नीचे उतरती, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है, तो नीचे उतरेगी, तो यहां पर ये क्या करेगी? प्रेशर क्रिएट करेगी, तो हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर में क्या बन रहा है? हाई प्रेशर। इसका मतलब ये भी तापीय बेल्ट है। क्लियर? ऐसे ही आप सेम इस जगह पर जाएंगे तो यहां पर भी सेम कहानी है, हवा ऊपर से नीचे उतरेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, तो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी यहां पर। तो ये भी हाई टेम्परेचर में, सॉरी ये लो टेम्परेचर होगा यहां पर, है ना? लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, तो ये भी आपकी तापीय पेटी। तो ध्रुवी, उच्च ध्रुवी, उत्तरी ध्रुवी पेटी, दक्षिणी ध्रुवी पेटी तापीय पेटियां हैं, और एक आपकी विषुवत पेटी, ये भी क्या है? तापीय पेटी है। लेकिन अब इससे सेल कैसे बनती है? तो याद रखेंगे, जब ये हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने के बाद ये दोनों डायरेक्शन में डाइवर्ट होगी, इधर भी रिफ्लेक्ट होगी क्षोभ सीमा के ऊपर, तो ये इस दिशा में भी डाइवर्ट होगी। तो जब ये दोनों दिशाओं में डाइवर्ट होती है तो ये कहीं ना कहीं नीचे तो उतरेंगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये क्या होती है? नीचे की ओर उतरती हैं। तो जब ये पवन नीचे की ओर उतरेगी तो लगभग 30 डिग्री अक्षांशों पर ये पवन क्या हो जाएगी? नीचे उतरेगी, और इधर भी आप देखोगे लगभग 30 डिग्री पर ये हवा नीचे की ओर उतरेगी। जैसे ही हवा नीचे की ओर उतरेगी तो नीचे उतरती हुई हवा क्या करती है? हमेशा प्रेशर क्रिएट करती है। तो प्रेशर क्रिएट करेगी तो यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, और यहां पर भी क्या बनेगा? दोनों गोलार्धों में हाई प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में हाई प्रेशर, यानी कि ये क्या है? एक यांत्रिक क्रिया हो रही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? एक यांत्रिक क्रिया, यानी कि एक डायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। तो ये बेल्ट आपका बन रहा है डायनेमिक बेल्ट से। तो ये पूरे का पूरा एक सर्कुलेशन बन जाएगा। हवा फिर इस हाई प्रेशर से चलेगी इस लो प्रेशर की ओर, और फिर यहां से ऊपर चली जाएगी, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये पूरे का पूरा क्या हो रहा है? एक सेल बन रहा है। हवा यहां से ऊपर जा रही है, दोनों दिशाओं में डाइवर्ट होकर फिर आ रही है, तो इस सेल को बोला जाता है हेडली सेल। क्या बोलते हैं इसको? हेडली सेल। तो ये पहला जो सेल बनता है वो क्या कहलाता है? हेडली सेल। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? किस पेटी को हेडली सेल भी कहा जाता है? और इसके बीच में ये जो विंड चलती है ये आपकी कौन सी विंड हो जाएंगी? तो जो सतह पर विंड चल रही ये आपकी व्यापारिक पवनें हैं। कौन सी पवन है? व्यापारिक पवनें हैं, यानी कि ट्रेड विंड यहाँ पर चलती है। तो हेडली सेल का संबंध किससे होता है? तो वो आपकी किससे होगा? ट्रेड विंड से। तो हेडली सेल में जो विंड चलती है वो आपकी कौन सी होती है? ट्रेड विंड। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? व्यापारिक पवनें आ जाएगा। बाकी के बेल्ट और आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक दाब एवं हवाओं के शतकों के घटक के बारे में सही है? तो ये पूरे का पूरा प्रेशर बेल्ट और आपसे विंड पूछा गया है, तो पूरे के पूरे प्रेशर बेल्ट और विंड पूछ लिए गए हैं आपसे। ये टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत डिटेल जाता है, तो मैं इतनी डिटेल एमसीक्यू में तो नहीं करवा पाऊंगा, तो मोटा मोटा समझ लेते हैं। ये विषुवत रेखा का बेल्ट होता है, मैं आपको बड़ा करके बता दे रहा हूँ। ये एक मोटा मोटा बेल्ट याद रखो, ये आपका विषुवत रेखा का बेल्ट बनेगा, यहाँ पर एक मोटा सा। इसके ऊपर एक बेल्ट बनेगा लगभग कर्क रेखा के पास में, एक प्रेशर बेल्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। सेम प्रेशर बेल्ट आपका दक्षिणी गोलार्ध में क्रिएट होगा, जो उत्तरी गोलार्ध में होगा वही दक्षिणी गोलार्ध में होगा। एक प्रेशर आपका यहाँ पर बनेगा और सेम प्रेशर आपका दक्षिणी गोलार्ध में बनेगा। क्लियर हुआ? तो सेम प्रेशर बेल्ट आपके यहाँ पर बनेंगे और एक प्रेशर बेल्ट आपका पोल पर बनेगा। तो यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट बनेगा जो नॉर्थ पोल पर बनेगा और यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट बनेगा जो साउथ पोल के पास में बनेगा। अब ये जो प्रेशर बेल्ट बेटा आपके बन रहे हैं, ये आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये आपका क्या होता है इक्वाटोरियल लो प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब पोलर लो प्रेशर और ये फिर से हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। ये आपका इक्वाटोरियल बेल्ट हो गया, ये आपका सब ट्रॉपिकल बेल्ट हो गया, ये आपका सब पोलर, ये ट्रॉपिकल लिख दे रहा हूं टीआर, और ये आपका पोलर। सेम नीचे होगा, यहां पर आपका सब ट्रॉपिकल बनेगा और यहां पर आपका सब पोलर बन जाएगा और यहां पर आपका पोलर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल 7 बेल्ट आपकी पृथ्वी पर बनते हैं। इन बेल्ट के बीच में कुछ हवाएं चलती हैं, जैसे अभी अब हवाओं को बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मोटा मोटा सिर्फ अभी समझ लो कि यहाँ पर जो इक्वाटोरियल लो प्रेशर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इस प्रेशर बेल्ट में इस तरीके से हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये हवाएं कैसे बनती है उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, लेकिन अभी इतना नहीं जानेंगे। तो इन हवाओं को कहा जाता है, ये दोनों हवाएं जो चलती है इनको ट्रेड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो ट्रेड विंड है। इसके ऊपर यहाँ पर जो हवाएं इस डायरेक्शन में चलती हैं इनको पछुआ पवने कहा जाता है। यहाँ पर भी मिलेंगी, दोनों गोलार्धों में सेम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगी, पछुआ मिल जाएंगी। ठीक, उसके ऊपर फिर से ये विंड इस तरीके से ब्लो होती हैं, इनको आप ध्रुवीय पवने कहते हैं। अब ये प्रेशर बेल्ट, तो पहले अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये क्रम पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका ऑप्शन में व्यापारिक हवाएं दी हुई है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट दिया हुआ है, यहाँ पर फिर व्यापारिक पवनें दी हुई, यहाँ पर ध्रुवीय पूर्वी पवनें दी हुई हैं। तो इसका मतलब पोलर विंड तो बहुत बाद में होगी, तो यहां से हमें क्लियर करना है कि पहले व्यापारिक पवन आएगी या फिर आपका ये ऑप्शन तो हटा ही देते हैं कि यहाँ पर पहले व्यापारी आएगा या सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट आएगा। तो जब यहां से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास इक्वाटोरियल बेल्ट होता है, सबसे पहले आपके पास बेटा क्या बनेगा, इक्वाटोरियल बेल्ट बनेगा। इक्वाटोरियल बेल्ट के ऊपर देखेंगे आपका ये ट्रेड का सेक्शन आ रहा है, चाहे नीचे चले जाओ ऊपर चले जाओ, ट्रेड का सेक्शन आ रहा है। ट्रेड के ऊपर आपका सब पोलर आ रहा है। तो ये सब ट्रॉपिकल जो बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट जो है वो आपका इस विंड के बाद आएगा। तो पहले जो हम आंसर लगाएंगे वो आपका कौन सा लगाना चाहिए हमें, तो हमें व्यापारिक पवनों का ऑप्शन लगाना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। अब व्यापारिक के बाद दूसरा दिया है उपोष्ण उच्च दाब और इसके बाद दिया हुआ है ध्रुवीय पूर्वी पवने। तो स्वाभाविक है कि हमें ध्रुवीय जो उपोष्ण उच्च वायु दाब है ये सेकंड नंबर पर मिल जाएगा। उसके बाद पश्चिमी हवाएं मिलेंगी, देखो पछुआ मिल रही है, फिर ध्रुवी पूर्वी हवाएं मिल जाएंगी, ये मिलती है। तो ए आंसर हमारा बेल्ट सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या सही होगा, ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आप इस मैप में भी देखेंगे तो ये आपका सबसे पहले बेल्ट बनता है, फिर ये ऊपर की ओर आपकी विंड चलती जाती है। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड मिलेगी, फिर प्रेशर बेल्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रेशर बेल्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब मैं यहाँ प्रेशर बेल्ट पढ़ाऊंगा तो मुझे 1 घंटे का टाइम केवल प्रेशर बेल्ट को समझाने में लगेगा। तो 1 घंटे में हम केवल प्रेशर बेल्ट को समझ पाएंगे, फिर हम विंड को पढ़ेंगे। तो ये 2-3 घंटे का पूरा टॉपिक है जिसके एमसीक्यू हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, टॉपिक को नहीं करना। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़े होंगे।
भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी भौगोलिक विषुवत रेखा के दोनों और निम्नलिखित में से कितने परसेंट के या कितने डिग्री के बीच में फैले होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो इक्वाटोरियल बेल्ट है हमारा, ये 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री जो बेल्ट है भूमध्य रेखी लो प्रेशर बेल्ट पेटी कितना ऊपर होता है। तो ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेना है, ये 5-10 डिग्री तक के ऊपर नीचे का बेल्ट ले सकते हैं। तो ये 5 डिग्री तक आप नॉर्थ में और 5 डिग्री तक साउथ में ले सकते हो। मैक्सिमम आप 10 डिग्री तक जाना अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर केवल 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है, तो हम 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री यानी कि विषुवत इक्वाटोरियल जो बेल्ट है, जो विषुवत रेखी बेल्ट है, ये पूरे का पूरा कहलाता है विषुवतीय। इसको कहते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी के अंदर 2-3 चीजें याद रखना। इसी पेटी के अंदर आपको एक चीज मिलती है, वो है ITCZ। इसी पेटी के अंदर आपको मिलता है लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, और इसी के अंदर आपको मिलता है शांत वायुदाब। क्या मिलता है आपको? शांत वायुदाब इसी के अंदर मिलेगा, यानी कि डोल ड्रम की स्थिति भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? द इंटरट्रॉपिकल डोलड्रम इज रीजन ऑफ। तो अभी हम डोलड्रम की चर्चा की, वही क्वेश्चन आपका आ गया है। तो इसमें डोलड्रम पूछा जा रहा है कि डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम की स्थिति कब पैदा होती है? तो ये एक तरीके का इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के पास में मिलता है। तो विषुवत रेखा के पास में जो आपको ये 0 डिग्री है, यहां पर क्या होता है कि दोनों तरफ से हवाएं आती हैं। ये आपकी कहलाती है उत्तर पूर्व की ट्रेड हवा, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, और इसके नीचे जो हवाएं चलती हैं, इन हवाओं को कहा जाता है साउथ ईस्ट की ट्रेड। तो एक चलती है बेटा आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और एक होती है साउथ ईस्ट ट्रेड। अब ये दोनों ट्रेडें यहां पर आती है और विषुवत रेखा पर ऑलरेडी क्या हो रहा है, जैसे ये मान लो ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर ऑलरेडी हाई टेम्परेचर से यहां से हवाएं ऊपर चले, यानी कि कन्वेक्शनल करंट चलती है। और इस तरफ से दोनों तरफ से जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की ट्रेड यहां से आती है, तो ये यहां से टकराने से पहले ही क्या होती हैं, ऊपर उठ जाती है। मतलब ये इस सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाएंगी। इसलिए यहां पर क्या होता है, वायुदाब हमेशा कैसा रहता है, शांत रहता है। यहीं पर आपको ITCZ भी मिलेगा और आपको डोलड्रम की स्थिति भी मिलेगी। तो एक क्षेत्र है, तो डोलड्रम जो क्षेत्र होता है ये आपका ITCZ से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हेक्टोपास्कल जो मापने की इकाई है, तो ये वायुदाब को मापने की इकाई होती है हेक्टापास्कल। ये तो फैक्चुअल चीजें हैं। तो हेक्टापास्कल वायुदाब की इकाई होती है। जूल ऊर्जा की डॉप्सन ओजोन की वाट प्रति वर्ग मीटर जो है वो सौर विकिरण को निकालने की इकाई होती है, यानी कि उसको मेजर करने की इकाई होती है। गरजने वाली चालिसा किस प्रकार की पवनों से संबंधित है? तो ये पछुआ पवनों से संबंधित क्वेश्चन है। दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री के ऊपर यहां पर एक प्रेशर बेल्ट मिलेगा, और एक प्रेशर बेल्ट आपको यहां पर याद रखना है, इसको कहा जाता है उपोष्ण। जो मैं उत्तर में बताऊंगा वो सेम दक्षिण में होगा। ये कहलाता है उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट, और इसके ऊपर होता है उपध्रुवीय, उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट। तो ये हाई प्रेशर जो लो प्रेशर बेल्ट बनते थे, इसी हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट में, तो उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट से उपध्रुवी लो प्रेशर बेल्ट की ओर इस डायरेक्शन में हवाएं चलती, सेम इधर चलेंगी इस डायरेक्शन में, बेल्ट वही रहेंगे ये दो बेल्ट के बीच में। तो इसको कहा जाता है कौन सी? पछुआ हवाएं। क्या बोला जाता है इनको? तो इनको बेटा कहा जाता है वेस्टर्लीज विंड, यानी कि पछुआ पवनें। और ये पछुआ पवन केवल यहाँ पर नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में भी चलती हैं। लेकिन क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जब ये पछुआ पवन चलती हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सागर की जो मात्रा है वो ज्यादा है, स्थल खंड यहाँ पर क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर अवरोध कम होता है। तो यहाँ पर पवनी अवरोध क्या होगा, कम होगा। इस कारण पछुआ पवन की यहाँ पर स्पीड जो है, जो इसकी वेलोसिटी है, वो स्पीड काफी तेज होती है। इसलिए इसको 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री में अलग अलग नामों से, और ये लोकल नाम वहां पर चलने वाले नाविकों के द्वारा दिए गए। तो 40 डिग्री पे इसको गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर इसको प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पर इसको चीकता साठा के नाम से जाना जाता है। तो ये पछुआ पवनों के लिए यूज किए जाने वाले नाम है, और खास तौर पर दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें। केवल पछुआ आंसर नहीं आएगा,
तो आपका जो आंसर होगा वो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवने सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपका दिया हुआ है, आप स्टडी करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर रिलेटेड टू वेस्टर्लीज, तो पछुआ पवनों से कौन सी संबंधित है? तो एक तो हम जानते हैं कि जो 40, 50 और 60 जो ऑप्शन मिलते हैं हमें तीन, तो ये तीनों पछुआ पवनों से, तो फॉरेस्ट 50 यानी कि प्रचंड 50 आपका पछुआ पवनों से संबंधित है। बाकी अगर वॉकर सर्कुलेशन देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन वगैरह से संबंधित है। रोस्बी वेव भी आपकी पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो ये भी पछुआ का ही एक इंपैक्ट होता है। तो ये दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ए और डी। तो ढूंढो कहां दिया बेटा, ए और डी, तो ए और डी दिया हुआ है आपका लास्ट ऑप्शन में डी में, तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा, डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया, अरेंज द फ्लोइंग इज द स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द इक्वेटर, तो भूमध्य रेखा से उनके स्थानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आप यहां पर फिर से वही एक व्यवस्थीकरण आपसे पूछा जा रहा है, अगर यहां पर 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री पर जो स्थिति मिलती है वो आपको डोल ड्रम की स्थिति मिलती है। डोल ड्रम यानी कि ITCZ वाली स्थिति आपको यहां पर मिलती, शांत वायुदाब मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी से स्टार्ट होगा, तो ये सी दिया हुआ, यहां पर सी दिया हो तो ये दो हटा दो। अब सी के बाद देखोगे तो लास्ट में डी दिया हुआ है दोनों के, तो डी हमारा सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि पछुआ पवन सबसे लास्ट में आएगा। तो दो तो बुक हो गए आपके, ये भी बुक हो गया, ये भी। अब आता है हॉर्स लैटिट्यूड और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, तो इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो इसके ऊपर ये आपका इक्वाटोरियल बेल्ट होता है। ये कौन सा है आपका, विषुवती निम्न वायुदाब बेल्ट, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसके ऊपर जो बेल्ट बनता है, अब समझो, तो ये हो गया आपका इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और ये होता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये आपका लगभग 30 से डिग्री के ऊपर बनता है, 30 से 40 तक आप कह सकते हो ये बन जाएगा। और इसके बीच में जो हवाएं चलती हैं इस तरीके से दोनों तरफ चलेंगी, इधर भी चलेंगी और इधर भी चलेंगी, तो यहां पर भी आपको सेम प्रेशर बेल्ट मिलेगा जो ऊपर मिलता है, यहां पर भी ये भी सब ट्रॉपिकल है। तो इन पवनों को क्या कहा जाता है, तो ये दोनों जो पवनें हैं ये आपकी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। व्यापारिक, ऊपर वाली को नॉर्थ ईस्ट ट्रेड बोलते हैं, नीचे वाली को साउथ ईस्ट ट्रेड बोलते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या मिल रहा है, और इसके ऊपर जो हवाएं इस डायरेक्शन में चलती हैं उनको पछुआ के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी हवाएं हैं, पछुआ हवाएं। तो पहले इक्वाटोरियल मिलेगा, फिर विंड मिलेंगी, फिर प्रेशर बेल्ट मिलेगा। यानी पहले आपको डोलड्रम की स्थिति मिलेगी, डोलड्रम के बाद जाएंगे तो आपको उत्तर पूर्वी पवनें मिलेंगी, उसके बाद आपको हॉर्स लैटिट्यूड मिलेगा, फिर पछुआ पवनें मिलेंगी। तो आपका जो सही आंसर पहुंचेगा वो आपका क्या होना चाहिए, पहले सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। तो सी के बाद ये ए मैच कर रहा है, यहां पर भी वैसे ए मैच कर रहा है, CABD, CABD ऑप्शन दोनों ही सेम है, तो आप कोई भी आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन दोनों सेम दिए, CABD, कोई भी आंसर लगा लो, आप कोई भी आंसर लगा लो, आपका CABD आ जाएगा। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा आंसर सही क्या क्या लगा रहे हैं हम, कम से कम CABD आपका सही होना चाहिए, चाहे आपका पहले ऑप्शन में दिया हो चाहे आपके लास्ट ऑप्शन में दिया हो। क्लियर हो गया? तो आप ए और सी में से कोई भी आंसर चूज कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर हो गया? डोलड्रम हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एक हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ पर जो नाविक चलते थे तो वो नाविक जब इस क्षेत्र से निकलते थे तो इनके ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर लगता था, तो वो घोड़ों का व्यापार करते थे, घोड़ों के साथ साथ वो नाव के डूबने का भी खतरा बना रहता था। इसलिए नाविक अपने बोट के वजन को कम करने के लिए ऐसी अवधारणाएं हैं कि वो घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, जिस कारण से इसको हॉर्स लैटिट्यूड नाम दिया जाएगा। हॉर्स का ट्रेड सबसे ज्यादा होता था। अगला क्वेश्चन है, दोनों गोलार्धों में 60 से 65 अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती है, निम्न दाब भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होता है। तो दोनों गोलार्धों में 60-65 डिग्री पर निम्न वायुदाब पेटियां बनती है। तो अभी चेक कर लेते हैं कहां बनती हैं। तो ये आपका पहले 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री आपका लो प्रेशर बेल्ट है। इसके बाद लगभग 30 डिग्री के पास में बनेगा वो आपका हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। 60 डिग्री के पास में जो बनेगा वो फिर से लो प्रेशर बनेगा, और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब ये 60 के लगभग जा रहा है, तो निम्न वायुदाब की पेटी बनेगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सही होगा। तो ये ऑप्शन दोनों सही होगा।
निम्न दाब क्षेत्र पर भूमि पर नहीं महासागरों में स्थायी होते हैं, तो महासागरों में ये स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो इसमें बी आंसर लगा सकते हैं हम कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे आप लोग। विच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहा जाता है, तो 60 डिग्री के आसपास जो लैटिट्यूड मिलेगा उसको हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। और ये हॉर्स लैटिट्यूड आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में लगभग स्थित होते हैं। तो अभी मैं बता चुका था कि 30 डिग्री के आसपास लगभग आपको ये मिलेगा, तो आप 30 डिग्री के आसपास ये आंसर लगा सकते हो, हॉर्स लैटिट्यूड का आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका था। यहाँ पर ये जो होता है इसी को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, 30 डिग्री के आसपास। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो कोरियोलिस बल जो होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो फेरल्स के लॉ के आधार पर बनाया जाता है, फेरल के नियम के आधार पर, जो ये कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा हमेशा क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में वायु हमेशा अपने डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी और ये इस डायरेक्शन में। इसको राइट हैंड कह सकते हो और इसको आप लेफ्ट हैंड में यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या, प्राचीन नाविकों ने पछुआ पवनों को भयंकर पचासा क्यों कहा था। तो इनको 40सा 50 60 क्यों कहा जाता है। पछुआ पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, 40 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में प्रबल हो जाती है, व्यापारिक पवनों की तुलना में दोनों गोलार्धों में अधिक शक्तिशाली होती है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इनकी प्रबलता यानी कि स्पीड के आधार पर, तो ये 40-50 के बीच में क्या करती हैं, तो 40 में 40सा 50 में 50सा 60 में 60 कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रबलता ज्यादा हो जाती है, जिसका कारण होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड क्या है, तो स्थल की कमी और जल खंडों की क्या है अधिकता देखने को मिलती है, जहां पर बैरियर्स कम हो जाते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के संबंध में असत्य कथन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये 30 डिग्री के आसपास के बेल्ट की बात हो रही है, और ये एक कैसा है, हाई प्रेशर का बेल्ट है, और इसको बनने में एक डायनेमिक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो इसके निर्माण में तापमान की भूमिका होती है, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है। तो ये ताप जनित नहीं बल्कि एक कैसी पेटी है, तो ये एक पेटी है आपकी गतिक पेटी। इसके उच्चतल में निम्न दाब होता है, तो ये सही है, क्योंकि सॉरी इसके ऊपर उच्च तल में निम्न दाब होता है, तो नीचे अगर हाई प्रेशर, तो इसके सरफेस पर अगर हाई प्रेशर बना हुआ तो ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये गति जनित पेटी है, ये भी सही है, इसको अक्षरशांश भी कहते हैं। ये तो ये पहला ही गलत है, ये ताप जनित नहीं बल्कि एक गति जनित पेटी है। ठीक है, ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो याद हो जाएगा। वायु अपवाह से तात्पर्य क्या होता है, तो जब ढाल के सहारे ठंडी वायु नीचे घाटी की ओर उतरती है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, घाटी से नीचे की ओर उतरना। जैसे वाटर के साथ ये यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विंड के साथ भी यूज किया जा रहा है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी चलती हैं, एन एरिया ऑफ लो प्रेशर ग्रेडियंट विंड ब्लो स्लोली। तो कम वायुदाब, तो जितना वायुदाब कम होगा हवा की स्पीड उतनी कम होगी, जितना वायुदाब तेज होगा हवा की स्पीड उतनी तेज होगी। इसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। जितना ये ज्यादा होगा विंड उतनी स्पीड होगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना वीक होगा विंड की स्पीड उतनी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो कम वायुदाब प्रवणता वाले क्षेत्र में हवाएं धीमी चलती हैं, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला दिया, वायुदाब प्रवणता बल कम होती है जब समदाब रेखाएं बहुत पास होती हैं। तो जब समदाब रेखाएं पास हो जाएंगी तो वायुदाब प्रवणता बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ लेना, यहां पर लिखा भी होगा। तो वायुदाब प्रवणता बल पास पास स्थित समदाब रेखाओं द्वारा
तथा कम दाब प्रवणता दूर स्थित समदाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित होती है। इसको बैरोमेट्रिक स्लोप के नाम से भी जाना जाता है, वो अलग कहानी है, पूरा डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा कथन सही नहीं है? कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसके बारे में अभी हम छोड़ देते हैं। फेरल के नियम के अनुसार पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। तो मैंने कहा था कि कोरियोलिस बल हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में यहाँ पर हमेशा क्लॉकवाइज काम करेगा और यहाँ पर हमेशा एंटी क्लॉक काम करेगा। क्लॉक का मतलब होता है राइट हैंड और एंटी क्लॉक का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है। अब ये चाहे सही हो या गलत हो कोई मतलब नहीं है, तो हमारा सी आंसर मिल गया कि सी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या यहाँ पर गलत है। तो सी ऑप्शन आपका पूरी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। वायु समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोबार। ठीक है। अगला, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से बिहार से पटना की ओर चलती हैं, तो इनको लू के नाम से जाना जाता है। मैंगो शॉवर आपका एक प्री मानसून है, प्री मानसून है जो केरल कर्नाटक के अंदर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हवाओं का मौसमी परिवर्तन किसकी परिवर्तन है? तो जब हवाओं में मौसमी परिवर्तन यानी कि ऋतु परिवर्तन के साथ जब वायु अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तो उसको रिवर्सल ऑफ विंड यानी कि मौसमी परिवर्तन की वायु कहा जाता है, और ये वायु मानसूनी पवनी की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगला है रीड द स्टेटमेंट, जितना दाब कम होगा वायुमंडलीय बाधाएं उतनी अधिक होंगी। तो ये सही है। वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। यदि हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो हवा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है, तो ये आपका कोरियोलिस बल या फेरल के नियम के अनुसार होता है। उपोष्ण उपध्रुवी वायुदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? तो ये फिर से वही है, विंड और प्रेशर। देखो प्रेशर बेल्ट बहुत जरूरी है। ये आपका इक्वाटोरियल बेल्ट होता है, इसके ऊपर आपका सब ट्रॉपिकल वाला बेल्ट आएगा, इसके ऊपर आपका सब पोलर आएगा और ये पोलर होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिटवीन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर। तो यहां पर जो विंड चल रही है, इस विंड को, तो ये पश्चिम से पूर्व चली तो इसको क्या बोलेंगे? पछुआ बोलेंगे। तो सिंपल है, तो इसको क्या बोले जाएगा? पछुआ पवने, भू विक्षेपी पवने, फेरल सेल, ध्रुवीय सेल। अच्छा, ये सेल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके बीच में जो बनता है वो हेडली सेल बनेगा, तो यहाँ पर फिर फेरल सेल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका फेरल सेल कर लो। इसका सही आंसर लगा लेना आप लोग, क्या? फेरल सेल। ठीक है, तो यहां पर जो व्यापारिक हवाओं के साथ बनता है वो हेडली सेल होता है, पछुआ के पास जो बनता है वो फेरल सेल होता है, यहाँ पर जो बनता है वो पोलर सेल होता है। ठीक है, तो ये आप आंसर फेरल सेल कर लेंगे इसका। अब ये सेल आपके टोटल 6 बनते हैं। अब सेल बनाना एक बड़ी प्रोसेस होती है, तो अभी इतना डिटेल से नहीं जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंसिडर द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेनेटरी विंड? कौन सी ग्रही पवनों के लिए अवरोध माना जाता है? अश्वक्षांश, गरजता, चालीसा, चिकता, साठा। तो ग्रही पवनों के लिए अवरोध है वो आपकी मानसूनी पवनें, क्योंकि ये तीनों तो एक नेचर की है, ये अलग नेचर की है। तो जैसे नेचर चेंज होगा तो आपका आंसर भी चेंज हो जाता है। अगला, विच लैटिट्यूड नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो कौन सा कर्क प्रशांत मंडल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता? तो ये सबसे नजदीक का आंसर 25 साउथ को नहीं, 25 नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, तो यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ दिया नहीं है, तो आप 25 डिग्री नॉर्थ आंसर लगा सकते हैं। विशाल मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं व्यापारिक हवाएं, क्योंकि व्यापारिक हवाएं ग्लोब पर जब ये चलती हैं तो ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। व्यापारिक हवाएं हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। और अगर ये आप किसी महाद्वीप को मान लें तो इस महाद्वीप में चाहे ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड आ जाए चाहे साउथ ईस्ट की ट्रेड आए, दोनों व्यापारिक हवाएं, तो ये किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में जाएंगी, पश्चिमी भाग में नहीं जाएंगी। यानी कि इनसे जो वर्षा होगी
जो वर्षा होगी वो पूर्वी भाग पर होगी, वर्षी भाग पर नहीं होगी, इसलिए पश्चिमी भाग पर क्या मिलेगा, मरुस्थल। तो पश्चिमी भागों पर मरुस्थल मिलने का बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसमें से एक कारण है आपका कौन सा, वायुदाब। तो इसमें से एक कारण क्या होता है आपका, वायुदाब, इसका एक कारण माना जाता है। तो इसमें से एक कारण क्या माना जाता है, वायुदाब, यानी कि पूर्वी पवने एक कारण माना जाता है। लेकिन उसने क्या पूछा कि कौन सा कारण नहीं है, तो व्यापारिक हवाएं तो कारण है। दूसरा है वायु की गति का नीचे उतर, डिसेंडिंग ऑफ एयर मूवमेंट। तो डिसेंडिंग ऑफ एयर मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर जाएंगे, जैसे आप नॉर्थ अमेरिका ले लो, तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर क्या होता है, कोल्ड एयर, कोल्ड वाटर करंट होती है। तो जब कोल्ड वाटर करंट होगी तो यहाँ का पानी ठंडा होगा, तो हवा ऊपर से कहाँ उतरेगी, नीचे। तो जब नीचे उतरेगी तो यहाँ पर क्या करेगी, हाई प्रेशर टाइप का बनाएगी और प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा होगी, तो वहां पर वर्षा नहीं होगी। तो दूसरा कारण ये हो जाएगा। और ठंडी जलधारा यहाँ पर कारण है। तो ये तीनों कारण आपके होते हैं किसी भी मरुस्थल बनने के लिए, ये कारण नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा, उच्च आयतन या शांत वातावरण इसका एक कारण नहीं होगा। कौन सी पवनें हल्की तथा न्यून दाब वाली होती हैं, कौन सी पवनें हल्की तथा न्यून दाब वाली होती हैं, तो विंड लाइट एंड लो प्रेशर, तो वार्म एंड ड्राई, ठीक है, गर्म होंगी और साथ में अगर शुष्क हैं, तो पवन अगर गर्म है और साथ में शुष्क है तो वो क्या करेगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगी। अगला है वायु दाब सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर चलती पवन की दिशा को कोरियोलिस बल प्रभावित करता है। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरा कोटेशन, ठीक है ना। तो पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपकी गति करती है। अगला, वायुदाब एकाएक कम हो जाता है, हो जाना किस प्रकार के मौसम का सूचक है। तो अगर एकदम लो प्रेशर हो रहा है, किसी सेंटर पॉइंट पर एकदम लो प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर बनने का मतलब है यहां से हवाएं अब बाहर से केंद्र की ओर चलेंगी और ये एक प्रकार के चक्रवाती दशाओं की स्थिति होती है। तो चक्रवात बनने के लिए सबसे इंपोर्टेंट कंडीशन होती है, वो होता है सेंटर ऑफ लो प्रेशर। जब टेम्परेचर कम होगा तो सेंटर ऑफ लो प्रेशर भी आपका यहाँ पर क्रिएट होगा। वायुदाब प्रवाह सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो प्रेशर कब बनेगा, तो पहली चीज तो वायु क्या होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए, ठंडी के साथ शुष्क होनी चाहिए। तो ठंडी और शुष्क वायु का प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। और अगर वायु नम होगी तो नम वायु का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, पहला आंसर लगाएंगे। अगला है, महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है। तो गर्म मरुस्थल है वो पूरी ग्लोब पर, तो गर्म मरुस्थल पूरे ग्लोब पर जाएंगे 0 डिग्री के ऊपर, या तो कर्क रेखा के सारे मिलते हैं या फिर मकर रेखा के सारे। तो कर्क रेखा के सहारे भी आपको विश्व के सारे मरुस्थल आपको मिल जाते हैं। जैसे कर्क रेखा पर जाएंगे तो आपको 3 महाद्वीपों के मरुस्थल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको सोनेरन डिजर्ट मिल जाएगा। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ पर सहारा मिल जाएगा, और एशिया में जाएंगे तो अरब के मरुस्थल, थार मरुस्थल जैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही साउथ वाली मकर रेखा पर जाएंगे तो साउथ अमेरिका में आपको अटाकामा मिल जाएगा। अफ्रीका के अंदर आपको काला हारी मिल जाएगा, बीच में अफ्रीका। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा है वो डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड के ज्यादातर मरुस्थल कर्क रेखा और मकर रेखा के सारे पाए जाते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, और ये सारे मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिम में है। तो इनके बनने का एक कारण यहाँ पर व्यापारिक हवाएं हैं। दूसरा, इन सारे महाद्वीपों के बगल में, सारे मरुस्थलों के बगल में ठंडी जलधारा चलती है, इसलिए इनको कोल्ड वाटर डेजर्ट, तो इन सारे डेजर्ट को एक नाम दिया जाता है कोल्ड वाटर डेजर्ट। तो कोल्ड वाटर डेजर्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि इन सारे, आप कोई भी मरुस्थल पढ़ लो, आप मैपिंग पढ़ो, उसके साथ आप समुद्री करंट को पढ़ो, सारा कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। तीसरा कारण होता है कर्क रेखा और मकर रेखा पर होने वाला तापीय अपक्षय, अत्यधिक तापमान के कारण यहाँ पर थर्मल वेदरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर सारे हॉट डेजर्ट आपको मिल जाते हैं। तो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पूर्वी तट पर नहीं, ये 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलेंगे। क्लियर, ये आंसर आपका सही होगा। एक ठंडी स्थानीय हवा रॉन घाटी कभी कभी नीचे बहती है जिसे कहा जाता है। तो रॉन घाटी में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं,
अ कोल्ड विंड दैट सम ब्लो फ्रॉम द रॉन, रॉन घाटी आपको कहाँ मिलेगी, तो ये फ्रांस के अंदर मिलेगी। तो रॉन घाटी बेटा आपको कहाँ मिलती है, तो ये फ्रांस के अंदर आपको मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा फ्रांस का। ठीक है, 1 मिनट में बैक आ रहे हैं, 1 मिनट में बैक आ रहे हैं। तो रॉन घाटी में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, चिनूक। तो चिनूक हम अभी पढ़ चुके थे, तो चिनूक आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलती है। तो इसको मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चिनूक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चिनूक आपको ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी में मिलेगी। इसमें सांता एना खास इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। ब्लिजर्ड जो है ये आपको कनाडा यूएसए के अंदर मिल जाएंगी। कुछ पवने दी हुई पापा गियो खासतौर पर याद रखना मेक्सिको के अंदर मिलेगा। बोरा आपको आगे जाकर पढ़ेंगे कहाँ मिलेगा ये। इसके बाद यह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सांता एना कैलिफोर्निया में, खमसीन अरब में, फॉन स्विट्जरलैंड में, मिस्ट्रल फ्रांस में। तो सांता एना कैलिफोर्निया में मिलती है, ये सही है। फॉन स्विट्जरलैंड में मिल जाएगी, ये भी लगभग सही है। मिस्ट्रल फ्रांस में मिलती है। खमसीन गलत है, खमसीन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको मिस्र के अंदर मिलेगा। जो सिराको पवन है, इसी सिराको को मिस्र में क्या कहा जाता है, खमसीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डू वेस्टर्लीज मोस्टली ब्लो। तो किन देशों में अधिकतम पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तो इसमें पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना सही आंसर होगा इसका। अगला है द हॉट ड्राई विंड ब्लो इन द सारा डिजर्ट। तो सारा डिजर्ट में चलने वाली पवन को सराको कहते हैं। इसी सराको के अलग अलग नाम है, जैसे मिस्र में इसको खमसीन कहा जाता है। ठीक है, इसी को अगर आप लीबिया में जाओगे तो लीबिया वाले इसको गिबली बोलते हैं। और इसी को अगर इटली में जाओगे तो इटली वाले इसको ब्लड रेन कहते हैं। इटली वाले इसको क्या कहते हैं, ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये दिया हुआ ब्लड रेन इटली में है, कमसीन इजिप्ट में, गिबली लीबिया में, हबूब सूडान के अंदर मिलेगी। ये हर्मटन जिसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका में मिलती है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संबंधित है, ये अभी क्वेश्चन आ गया। तो डॉक्टर संबंधित किससे है, पश्चिमी अफ्रीका से। जो हर्मटन है, तो इसी हर्मटन को क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। तो इसी हर्मटन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। चिनूक, सुनाको, बोरा, फोन। ठीक है, तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चिनूक, चिनूक का संबंध किससे है, तो ये आपका रॉकी पर्वत से संबंधित है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका 2 होगा, ये तो गलत हो गया। सिराको आपकी कहाँ मिलेगी, सहारा मरुस्थल में मिलेगी, तो ये आपका बी का 1 हो जाएगा। तो 2-1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। उसके अलावा फोन की अगर हम बात करेंगे तो फोन आपको जो है ये आपको स्विट्जरलैंड के अंदर मिल जाएगा। और बोरा आपको एड्रियाटिक सागर में पूर्वी तट पर मिल जाएगा। तो सी का 3 और 4, तो ए आंसर आप यहां पर लगा लेंगे। तो 46 का आप आंसर लगाएंगे यहां पर क्या, ए। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दिखा दे रहा हूं आपको, लास्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। फॉन, लेवेंडर, सांता एना एंड जोंडा। तो सांता एना हम जानते हैं कि ये कैलिफोर्निया के अंदर थी। फॉन अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये आपको स्पेन फ्रांस के अंदर मिल जाती है। जोंडा आपको अर्जेंटीना के अंदर मिल जाएगी। तो लेवेंटर आपको स्विट्जरलैंड के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फॉन स्विट्जरलैंड में है, लेवेंटर स्पेन में, जोंटा एंटी उसमें, और सांता एना कैलिफोर्निया में। तो सोन फोन आपको कहाँ मिलेगा, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने। फोन जो है ये स्विट्जरलैंड में मिलेगा। तो ए का 4 होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे। और 2 आपका लेवेंटर दिया हुआ है स्पेन के अंदर। और उसके बाद सांता एना आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, सॉरी कैलिफोर्निया के अंदर मिलेगा। सांता एना कहाँ मिलेगा आपको, कैलिफोर्निया में, यानी कि 3 आएगा। और जोंडा आपको अर्जेंटीना में मिलेगा। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से ये आज की क्लास के आपके क्वेश्चन थे, जिसके अंदर हमने विंड के बारे में पढ़ा और कुछ लोकल विंड के बारे में हमने कंप्लीट किया। तो जितने भी पॉसिबल आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर हम चक्रवात, प्रति चक्रवात, वताग्र, वायु राशियां, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपके टॉपिक, आप सिलेबस को देखेंगे यूजीसी नेट के,
जिस सीक्वेंस में सिलेबस दिया उसी सीक्वेंस में हम सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे और पूरा सिलेबस एक फिक्स टाइम के अंदर आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगले महीने तक हम सारे यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।